ये हमारा तीसरा वीडियो है हिस्टोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट का। लास्ट लेक्चर में एग्जाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमने देखी, जैसे हिस्टोरी मेथड ऑफ हिस्टोग्राफी देख लिया और हमने मॉडर्न हिस्टोग्राफी देखा। ओके, उसी तरीके से आज भी कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट देखेंगे, जिसमें से आज हम ये देखने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव इन यूरोप एंड हिस्टोग्राफी। ओके, किस तरीके से डेवलपमेंट किया था यूरोपियंस ने अपने साइंटिफिक पर्सपेक्टिव में, क्या डेवलप करने के लिए उस टाइम के हिस्टोग्राफी को। 18th सेंचुरी सीई तक ओके जो भी यूरोपियन थे उन्होंने बहुत अच्छा अचीवमेंट कर लिया था। ओके, बहुत प्रोग्रेस भी किया उन लोगों ने फिलोसॉफी और साइंस के फील्ड में, और जो स्कॉलर्स थे उन्होंने भी ये बिलीव कर लिया था कि सोशल और हिस्टोरिकल ट्रस्ट को हम जब तक जान सकते हैं, साइंटिफिक मेथड ही है, साइंटिफिक मेथड ही हमें वो सब इंफॉर्मेशन दे सकता है। लेकिन अब जैसे जैसे टाइम आगे जाने लग गया, उन्होंने भी ये चीज बिलीव किया कि साइंटिफिक स्टडी तो ठीक है, लेकिन हिस्टोरिकल एनालिसिस भी कुछ होता है। हिस्टोरिकल एनालिसिस के हिसाब से उन्होंने भी क्या किया, उसे रीड करना शुरू कर दिया। उन्होंने भी अपने हिस्टोग्राफी का एक कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव बनाया, उसके ऊपर हिस्टोरिकल वे से रिसर्च करना शुरू कर दिया। और उसी चीज के डेवलपमेंट पर्पस में हुआ क्या 18th सेंचुरी में। ओके, उसके पहले तक तो मैंने बताया वो किस तरीके से एक डेवलपमेंट करते थे, साइंटिफिक वे से मूव ऑन करते थे, लेकिन 18 सिर्फ और सिर्फ हिस्टोरिकल स्टडीज करना शुरू कर दिया। एक्चुअली में गॉटिंगन यूनिवर्सिटी वहां पे फाउंड हुई जर्मनी में एक्चुअली में। ओके, ये ऐसी फर्स्ट यूनिवर्सिटी बनी जिस यूनिवर्सिटी ने सिर्फ और सिर्फ हिस्टोरिकल स्टडी की, और अब वहां पे और भी कई यूनिवर्सिटीज डेवलप्ड हुई है जहां पर हिस्टोरिकल स्टडीज किया जाता है, वो हिस्टोरिकल सेंटर बने। आर यू गेटिंग? डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव इन यूरोप एंड हिस्टोग्राफी, ये हमने जाना, देखा किस तरीके से यूनिवर्सिटीज डेवलप्ड हुई जो सिर्फ और सिर्फ हिस्टोरिकल स्टडी करती हैं। अब हम देखेंगे कुछ नोटेबल स्कॉलर्स के बारे में। बहुत अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन रहा ओके हिस्टोग्राफी को डेवलप करने के लिए हमारे इस स्कॉलर्स का। ओके, और वैसे ही चलो देखते हैं कि क्या कंट्रीब्यूशन था हिस्टोग्राफी में हमारे स्कॉलर्स का। ओके, वैसे तो बहुत स्कॉलर्स ने कंट्रीब्यूशन किया है। ओके, बहुत स्कॉलर्स ने रिसर्च किया है अलग अलग पार्ट ऑफ द हिस्ट्री पे, लेकिन हमें जो हमारे टेक्स्ट बुक में दिया है ओवरऑल 6 स्कॉलर्स के बारे में इंफॉर्मेशन वो दे रहे हैं। आर यू गेटिंग? तो चलो देखते हैं ऐसे कौन से 6 स्कॉलर्स हैं जिन्होंने हिस्टोग्राफी के डेवलपमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। ओके, पहला है, फर्स्ट वन इज रेने डिकार्ड्स, सेकंड वोल्टेयर, थर्ड जॉर्ज विलियम फ्रेडरिच हेगल, फोर्थ लियोपोल्ड वैन रैंकी, फिफ्थ कार्ल मार्क्स एंड सिक्स्थ मिशेल फुकेट्स। ओके, सो आज हम इनमें से 3 स्कॉलर्स के बारे में जानेंगे। टुडे वी आर गोइंग टू सी द फर्स्ट 3 स्कॉलर। ओके, रेने डिकार्ड्स, birth 1596 and he passed away in 1650. René Descartes was a foremost among European scholars. He initiated on verifying the reliability of historical document by critical examining them. यानी डिकार्ड्स का ये मानना था कि कोई भी डॉक्यूमेंट अगर हमें हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट मिलती है तो उनकी रिलायबिलिटी ज्यादा जरूरी है, और उनका वो रिलायबिलिटी, उस डॉक्यूमेंट कितना रिलायबल है, कितना प्रॉपर है, कितना करेक्ट है, कितना अप टू डेट है, ये इंफॉर्मेशन हमें कैसे पता चलेगा? क्रिटिकल एग्जामिनिंग से। ओके, उन्होंने अपनी एक रूल बुक बनाई थी, उस रूल बुक में उन्होंने कुछ रूल्स लिखे थे। बुक का नाम था डिस्कोर्स ऑन द मेथड, जिसमें उन्होंने कहा था never to accept anything for true till all ground of doubt are excluded। यानी ऐसे कोई भी डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट मत करो जब तक उसके अंदर ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं फॉल्सनेस है। ओके, जब सारी चीजें आपको ट्रू लग रही है, डेटा या फिर वो डॉक्यूमेंट अप टू डेट है, करेक्ट है, कोई भी उसके अंदर इश्यू नहीं है, सारे ग्राउंड ऑफ डाउट एक्सक्लूडेड है, यानी निकाल दिए गए हैं, एट दैट टाइम वी हैव टू गो फॉर दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट। तो ये एक्चुअली में ये एक रूल्स यहाँ पे, और भी मल्टीपल्स रूल्स उन्होंने दिया है। ओके, सेकेंड वीडियो बताता है वोल्टेयर्स के बारे में। इनका बर्थ हुआ 1694 में एंड ही पास्ड अवे 1778।
वोल्टेयर का ओरिजिनल नाम था फ्रैंकोए मरी हॉले। ये फ्रांस के थे। ओके, इनका मानना था कि इंफॉर्मेशन जो भी हमें मिलती है, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में तो हम देख रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट ट्रूथ है, ये भी हम देखते हैं, आर यू गेटिंग? लेकिन उसके साथ में ये भी देखना जरूरी है कि सोशल, ट्रेडिशन, ट्रेड, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर का क्या इंपॉर्टेंट है। यानी उनका ये मानना था कि आप क्रोनोलॉजिकली मैंने आपको बताया था वन आफ्टर अनदर, लास्ट लेक्चर में भी, इसके फर्स्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था, वो दोनों कंसीडर किया गया है। और उसके साथ में अगर मैं आपको बताऊं, इन्होंने बताया कि किसी भी चीज को सोशल, ट्रेडिशन, ट्रेड, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर यानी पूरा एक्सेप्ट लेना है, पूरा पार्ट को हमें इसके अंदर इंक्लूड करना है। ऑल द एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी वी हैव टू कंसीडर इन दिस, ये वोल्टेयर का मानना था। उसके पहले के स्कॉलर्स तो बस रिलायबिलिटी पे जा रहे थे, क्रोनोलॉजिकली जा रहे थे, देख रहे थे कि डॉक्यूमेंट का क्रिटिकल एग्जामिनेशन हुआ है या नहीं, डॉक्यूमेंट कितना करेक्ट है, ऑल ग्राउंड ऑफ डाउट शुड बी एक्सक्लूडेड, हमने ये देखा। लेकिन अब वोल्टेयर ने ये भी बताया को देखना जरूरी है। और उसके साथ में आपको पता है वोल्टेयर ही फाउंडर बने मॉडर्न हिस्टोग्राफी के। आर यू गेटिंग? थर्ड स्कॉलर देखते हैं, जॉर्ज विलियम फ्रेडरिच हेगल। बर्थ हुआ 1770 में और ही पास्ड अवे इन 1831। हेगल जर्मन के फिलोसोफर थे। ओके, ही इनिशिएटेड द हिस्टोरिकल रियलिटी शुड बी प्रेजेंटेड इन अ लॉजिकल मैनर। उन्होंने क्या इनिशिएट किया था कि हिस्टोरिकल जो भी रियलिटी होगी उसको कैसे हमें प्रेजेंट करना होगा, एक लॉजिकल मैनर में। अब आप देखिए, अगर हम रेने डिकार्ट्स की बात करें तो उन्होंने क्या बताया, रिलायबिलिटी होना चाहिए। ओके, कोई भी ग्राउंड ऑफ डाउट नहीं होना चाहिए, डाउट एक्सक्लूडेड होना चाहिए। Whereas हमने दूसरा देखा, इफ यू टॉक अबाउट वोल्टेयर, उन्होंने बताया कि किस तरीके से हमें क्रोनोलॉजिकली रियलिटी सब देखना है, उसके साथ में सोसाइटी भी देखना है, ट्रेड देखना है, ट्रेडिशन देखना है, इकोनॉमी देखना है, एग्रीकल्चर देखना है। अब हेगल क्या बता रहे हैं? हेगल ये बता रहे हैं कि कैसे देखना है, लॉजिकल मैनर से देखना है। ओके, मतलब कहीं ना कोई लॉजिक बैठना चाहिए। ओके, उनका ये भी मानना था कि जो भी हिस्ट्री हम लिखते हैं, ओके, आने वाले टाइम में वो चेंज भी हो सकता है। ऐसे नहीं कि हमने एक हिस्ट्री लिख दी अब वो सेम है, उसमें बदलती है, चांसेस है कि हिस्ट्री बदल जाए। क्यों? क्योंकि वे ऑफ रिसर्च चेंज हो जाएगा। मतलब हिस्ट्री बदल नहीं सकती है, लेकिन हाँ, उसके अंदर अल्ट्रेशन आ सकता है। अल्ट्रेशन इज नथिंग बट चेंजेस, बदलाव आ सकता है। और हेगल सेज दैट हिस्टोरिकल इवेंट कैन ऑल्सो भी चेंज। ओके, क्यों? प्रोग्रेसिव नेचर होता है। मैंने क्या कहा था कि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, रिसर्च या फिर हिस्टोग्राफी करना। स्कॉलर्स कंटिन्यूअस उसके ऊपर क्या करते हैं, एक्टिविटी करते रहते हैं। मे बी उसके अंदर कोई ना कोई बदलाव आ सकता है। हेगल की जो फिलोसॉफी थी, ओके, वो कैसे कन्विक्ट हुई, दैट द हिस्टोरिकल मेथड नॉट ऑफ लेसर क्वालिटी, ओके, वो लेसर क्वालिटी का नहीं होगा, थ्रू दे आर डिफर फ्रॉम साइंटिफिक मैथड। ओके, वो साइंटिफिक मैथड से बदल सकता है। ओके, इफ यू टॉक अबाउट हिज कलेक्शन, अगर हम उनके कलेक्शन की बात करें, द कलेक्शन ऑफ हिज लेक्चर एंड आर्टिकल इज पब्लिश्ड इन अ बुक एंटाइटल्ड एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफिकल साइंस। ओके, उनकी बुक बहुत वेल नोन है, रीजन इन हिस्ट्री, जो उन्होंने पब्लिश की थी। तो ऐसे सारे बुक्स में उन्होंने मॉडर्न हिस्टोग्राफी के बारे में लिखा, किस तरीके से हमें लॉजिकल मेथड लगाकर हिस्ट्री को क्रिएट करना है, हिस्टोग्राफी करना है। ओके, तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया, हिस्टोग्राफी को प्रेजेंट किया। उनके बारे में और भी कुछ बातें हैं, जैसे मैं आपको बता दूं। ओके, डायलेक्टिक्स। हेगल सेज इफ वी हैव टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, अगर हमें कोई भी चीज को समझना है तो हमें उसे समझने के लिए उसके दोनों पहलुओं को देखना पड़ेगा। वी हैव टू अंडरस्टैंड बोथ द थिंग्स ऑफ अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, जैसे ट्रू, फॉल्स, गुड या बैड। ओके,
or so the method of analysis which is based on opposite, okay, opposite यानी अच्छाई भी देखना है, बुराई भी देखना है, we have to check all the ground of respect, तो उसे हम कहते हैं dialectics, okay. In this method a theory is proposed at beginning, जब हम शुरुआत करते हैं इसको थियरी को बनाने के लिए, ओके, जब हम पहला पहलू देखते हैं उसका, देन इट इज कॉल्ड एज थीसिस, ओके. इन दिस मेथड अ थियरी इज प्रपोज्ड एट बिगिनिंग विच इज कॉल्ड थीसिस. आर यू गेटिंग? एंड देन अनदर थियरी ही प्रपोज्ड विच इज कॉन्ट्रेरी, विच मीन्स अपोजिट. इट इज कॉल्ड एंटीथेसिस. एंटी का मतलब भी मैंने आपको स्कूल के लेक्चर में ही बताया, क्लास के भी लेक्चर में बताया है कि क्या होता है. ये एंटी का मतलब ही होता है अपोजिट, ओके. अब जब ये दोनों कॉम्बिनेशन में आ जाते हैं, जब इन दोनों को थीसिस एंटीथेसिस को जब कंबाइन कर दिया जाता है, दोनों एक्सपेक्ट को ले लिया जाता है, उसके बाद यानी दोनों एक्सपेक्ट यानी कौन सा, गुड, बैड, ट्रू, फॉल्स, जब ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं, सिंथेसिस, ओके. सिंथेसिस यानी यहां से अब न्यू स्टडी शुरू होती है. यहाँ पे हमने दोनों ग्राउंड देख लिया कि अच्छा भी है बुरा भी है. कैसे अच्छा बुरा एक्चुअली में यहाँ पे देखने की क्या जरूरत पड़ेगी? अच्छा बुरा देखने की जरूरत यह है कि अगर हम किसी चीज की अच्छाई जानते हैं तो हमें उसकी बुराइयां भी जान लेना बहुत जरूरी है. ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स को हम देख सकते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल, एक मेडिसिन का एग्जाम्पल ले लीजिए. एक मेडिसिन जब आप यूज करते हैं, आप कंज्यूम करते हैं, ओके, उसको अगर आपने फीवर की मेडिसिन ली, इन लिमिट ले रहे हैं तो वो प्रॉपर है, आउट ऑफ लिमिट ले ली तो वो बुराई करना शुरू कर देगा आपके बॉडी में, अलग अलग प्रकार की दूसरी बीमारी डाल सकता है. वेयर एज अनदर, आप मशीनरी का एग्जांपल ले लो, ओके. कंप्यूटर का एक बेसिक एग्जांपल ले लो. अगर आप एक बेसिक कंप्यूटर का ही एग्जांपल ले लेते हो तो कंप्यूटर के एग्जांपल में भी देखो उसकी अच्छाइयां भी है, बुराइयां भी है. ज्यादा टाइम यूज, प्रॉपर वे से यूज किया अगर उसको, आपकी आंखों में प्रॉब्लम हो सकता है, ओके. अच्छाइयां क्या है कि आप मल्टीपल थिंग्स में सर्च कर सकते हो, नॉलेज ले सकते हो. आर यू गेटिंग? तो अच्छाइयां बुराइयां एक टॉपिक के बारे में जानना भी बहुत जरूरी है. इस तरीके से हमें हेगल ने समझाया. ये हमारे तीसरे स्कॉलर थे, ओके. आने वाले लेक्चर में हम बाकी के स्कॉलर्स देखेंगे. ये भी देखेंगे कि फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी क्या है और भी एनल स्कूल्स के बारे में जानेंगे, ओके, आगे के लेक्चर में. तब तक के लिए आपको क्या करना है, जस्ट व्हाट यू हैव टू डू, इसके अंदर वोल्टेयर्स वाला पार्ट कर लेना. कभी कभार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, 2 मार्क्स के लिए गिव रीजन में वो आपसे पूछ लेते हैं. अरे बेटी, सो आज के इस लेक्चर में इतना ही. तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए.